हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी 2-4-6 महीने में आपकी जो प्रस्तावित टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमारा आयोग नहीं गठित हुआ था और अभी उसके आयोग के गठन की सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो आप अपने पढ़ाई को एकदम रफ्तार से, या कह सकते हैं कि एकदम लगन से करना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है होने में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है, यदि आप लोग हम लोगों से होम साइंस सब्जेक्ट से या इंग्लिश सब्जेक्ट से या सोशियोलॉजी या कह सकते हैं अन्य सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टों से आप जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे ये नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके उसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। कोर्स कितने का है? ठीक है, मैं यहाँ पर होम साइंस पढ़ाती हूँ तथा यहाँ पर हमारे कोचिंग संस्थान में बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो अन्य सब्जेक्ट की तैयारी टीजीटी पीजीटी एलटी और नेट की करवाते हैं। ठीक, मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको होम साइंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कराया था, जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया और कमेंट भी बहुत प्यारा से किया, इसके लिए आपका आभार। ठीक, आज की क्लास में भी हम अपने होम साइंस संबंधी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि ऑक्टाकॉन क्या है। ठीक, पहला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, लिखा है ऑक्टाकॉन क्या है। ठीक, ऑक्टाकॉन क्या है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ऑक्टाकॉन क्या होता है। ठीक है, जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि बेटा ऑक्टाकॉन जो होता है एक प्रकार का कैमरा होता है। क्या होता है? ऑक्टाकॉन एक प्रकार का कैमरा होता है। ये उनके लिए बनाया गया है जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ये कैमरा बनाया गया है। ये करता कैसे है, इसके एप्लीकेशंस कैसे होते हैं? तो ये जो कैमरा होता है बेटा, ये क्या करता है, जितने भी इमेज होती है, ठीक है, इमेज को उभार देता है। ठीक, इमेज को क्या देगा? उभरा प्रभाव देता है, जिससे हमारे जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको टच करके अक्षरों का बोध कर लेते हैं या जान जाते हैं कि जो चीजें उभरी हुई हैं वो लिखी क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है ऑक्टाकॉन क्या है। तो बेटा आप ऑक्टाकॉन जो होता है एक प्रकार का कैमरा होता है जो केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक, और ये क्या करता है, इमेज को उभरा प्रभाव देता है या इमेज को उभारने का कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है किसके लिए? विजुअल हैंडीकैप लोगों के लिए। विजुअल का मतलब होता है ऐसे लोग जो विजुअली कैसे हैं, अक्षम है। कैसे बेटा? कहेंगे जो देख नहीं पाते हैं, या कह सकते हैं जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका है लखनऊ, दूसरा है देहरादून, तीसरा है कानपुर और हमारा अंतिम ऑप्शन है इंदौर। ठीक, तो हम आपको बता दें कि जो देहरादून है, ठीक है, हमारे देहरादून में क्या है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप वहाँ पर स्थापित किया गया है। ये जो संस्थान है, ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये जो लोग कैसे होते हैं, जन आंध होते हैं, यानी जन्म से अंधे होते हैं, उनके लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो देहरादून होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कसूती का कौन सा प्रकार नहीं है, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा प्रकार है जो कसूती नहीं है। मैंने आपको बताया था अपने क्लासेस के थ्रू, अपने वीडियो के द्वारा हमने आपको प्रोवाइड किया था कि कसूती के कितने प्रकार होते हैं। कसूती हमने पढ़ाई थी आपको। देखो बेटा, जो मुर्गी होता है ये क्या है, कसूती का एक टाका माना जाता है। ठीक है, नेगी क्या है, नेगी भी कसूती का प्रकार है। मैंथी जो उभरा हुआ प्रभाव देता है वो भी कसूती का प्रकार है, परंतु जो चोप होता है वो क्या है, कहेंगे मैडम चोप जो है वो चिकनकारी का प्रकार है। किसका? चिकनकारी।
लखनऊ की कढ़ाई है, जिसको हम मुकैश काम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुकैश काम के नाम से भी जिसे जाना जाता है, वह कहाँ की कढ़ाई है? वो लखनऊ की कढ़ाई है। और चोप उसी लखनऊ की कढ़ाई यानी कि उसी चिकनकारी का एक टाका होता है, जबकि मैगी, मुर्गी और मेथी जो है वो किसका प्रकार है बेटा? वो कसूती का प्रकार है, ना कि चिकनकारी का। तो इस प्रकार से नहीं पूछा गया है, तो चोप हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रंगीन सिल्क के वस्त्रों में चमक किसके प्रयोग से लाई जा सकती है? अर्थात जब हम वॉश करते हैं अपने सिल्क के कपड़ों को, तो उनमें डलनेस क्रिएट हो जाती है, यानी कि जो धोते धोते कपड़े हमारे कैसा हो जाता है? धूमिला प्रभाव उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है। तो सिल्क के कपड़ों में जो चमक विकसित करनी है हमें, वो चमक हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं? पहला है नमक, दूसरा सिट्रिक एसिड, तीसरा है ओलिक एसिड, और अंतिम हमारा जो ऑप्शन है वो सिट्रिक एसिड का है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि जो हमारे सूती कपड़े होते हैं, ठीक, सूती कपड़ों में चमक लाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग होता है। नमक किसके लिए बेटा? तो कहेंगे बड़ा नमक सूती वस्त्रों के लिए। ठीक है, इसके लिए नमक सूती वस्त्रों के लिए। जबकि आपका जो एसिटिक एसिड होता है, ये किसके लिए? कहेंगे एसिटिक एसिड का जो प्रयोग होता है वो सिल्क के वस्त्रों पर, सिल्क के वस्त्रों पर चमक के लिए। सिल्क के वस्त्रों पर किसके लिए बेटा? कहेंगे सिल्क के वस्त्रों पर जो धूमिल प्रभाव धोते धोते आ गया है, उसको दूर करने हेतु हम एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। लिखा है चिकनाई अवशोषक नहीं है, यानी कि ऐसा हमारे चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चिकनाई को अवशोषित नहीं करता है, अर्थात इसके अंदर चिकनाई अवशोषक गुण नहीं है। पहला है नमक, दूसरा है ब्रान, ब्रान का मतलब होता है जिसको चोकर या भूसी कहते हैं। ठीक, ब्रान का मतलब क्या बेटा? कहेंगे जिसको हम सामान्य भाषा में चोकर कहते हैं। ठीक, तीसरा है एसीटोन, चौथा है फ्रेंच चॉप। ठीक है, ठीक, आइए हम देखते हैं चिकनाई अवशोषक की बात कर रहा है, यानी जो चिकनाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा कौन सा पदार्थ होता है? तो मैं आपको बता दें, जब हम लोगों ने पढ़ा था धुलाई फिनिशिंग के बाद हम लोगों ने वॉशिंग प्रोसेस पढ़ा था, कपड़े की धुलाई कितने प्रकार से होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो हमारा कपड़े धुले जाते हैं, कुछ ड्राई क्लीन मेथड से और कुछ वाटर के द्वारा धुले जाते हैं। तो जो ड्राई क्लीनिंग मेथड होता है उसी में एक प्रकार होता है चिकनाई को अवशोषित करने की विधि। ठीक है, चिकनाई को अवशोषित करने की विधि में हमारे नमक का उपयोग होता है, ब्रान जिसे हम चोकर कहते हैं उसका उपयोग होता है, जबकि फ्रेंच चॉप का उपयोग होता है। इसके साथ साथ आपका जो मुल्तानी मिट्टी होती है, ठीक, मुल्तानी मिट्टी होती है, उसका भी उपयोग किया जाता है। एसीटोन जो है बेटा, एसीटोन चिकनाई अवशोषक नहीं होता है, बल्कि एसीटोन क्या होता है? चिकनाई घोलक होता है। क्या है? कहेंगे बेटा चिकनाई घोलक होता है, ना कि चिकनाई अवशोषक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लिखा है गुड़ के चाशनी की कठोर गोली, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। लिखा है गुड़ के चाशनी की कठोर गोली बनाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? देखो, गुड़ की जब भी हम चाशनी बनाते हैं तो गुड़ की चाशनी को यानी कि गुड़ के साथ जब हम हीट प्रोसेस करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं गुड़ को, यानी शुगर को जब हीट पे चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? पहले वो तरल हो जाता है, ठोस से तरल हो जाएगा। तरल होने के पश्चात जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्या करेगा? वो फिर ठोस होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में हमारे गुड़ की चाशनी बनाने हेतु जो हम कठोर गोली बनाएंगे, जिसको हम चिक्की नाम देते हैं, ठीक है, उसका तापमान कितना होना चाहिए? ठीक है बेटा, तो गुड़ की जो कठोर गोली बनाई जाती है उसके लिए जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है बेटा? कहेंगे 120 से लेकर के 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 120 से लेकर के
130 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो शुगर की, या कह सकते हो कि गुड़ के चाशनी की कठोर गोली बनाने के लिए जो है अच्छा माना जाता है। इससे क्या होगा, हमारी चिक्की गुड़ की चिक्की बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल चेहरे पर किस प्रकार की कॉलर जचती है। यानी कि कोई महिला जिसका फेस कैसा है, गोलाकृत है, यानी कि उसका फेस गोल है, तो उसके ऊपर किस प्रकार की कॉलर वाले कपड़े जचेंगे। पहला है नुकीली कॉलर, दूसरा है फ्लैट कॉलर, तीसरा है वर्गाकार कॉलर और अंतिम हमारा ऑप्शन है गोलाकार कॉलर। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था परिधान का चुनाव, ठीक, परिधान के चुनाव वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब कभी भी परिधान का चुनाव किया जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व का तात्पर्य उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो मोटा है, लंबा है, छोटा है, उसका जो फेस है वो गोलाकृत है या लंबा है। ठीक है, तो उसके आधार पर यदि हम कपड़े का चुनाव करते हैं तो वो कपड़े उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण रूप से जचते हैं। तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है गोल चेहरे की आकृति या गोल चेहरे पर किस प्रकार की कॉलर जचती है। तो बेटा जो गोल चेहरे वाली महिला होगी या गोल चेहरे वाला जो पुरुष होगा उसके लिए जो कपड़े की कॉलर कैसी होनी चाहिए, पॉइंटेड होनी चाहिए। नुकीली कॉलर होगी तो कपड़ा उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है या राइट आंसर होगा वो नुकीला होगा। फ्लैट किस पर अच्छी लगेगी, तो फ्लैट उनके ऊपर अच्छी लगती है जो लंबे और पतले होते हैं, तो उनको चौड़ा दिखाना है। अगला है वर्गाकार, तो वर्गाकार उनके लिए होती है जो लंबे, जो जिनकी हाइट छोटी होती है, ठीक, लेकिन वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। अगला है गोलाकार, तो गोलाकार उनके लिए होती है बेटा जो लंबे होते हैं तथा जिनकी आकृति सुडौल होती है उनके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य सरलीकरण के मुख्य बिंदु हैं। ठीक, यानी कि जो हमारा चैप्टर होता है वर्ग सिंपलीफिकेशन का, इसका बेटा कहेंगे मैडम जो चैप्टर हमारा है वर्ग सिंपलीफिकेशन का, उसके कितने बिंदु, प्रमुख कौन से बिंदु हैं। ठीक, वर्ग सिंपलीफिकेशन का जो हमारा चैप्टर है उसके आपको पता है जितने भी मार्विन मुंडेल महोदय के द्वारा जितने भी क्लासेज आप चेंज दिए गए हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि मार्विन मुंडेल ने 5 क्लासेज आप चेंज की बात की है, तो जितने भी क्लासेज आप चेंज दिए गए हैं मार्विन मुंडेल के द्वारा वो 3 बिंदुओं पर निर्भर करते हैं। पहला बिंदु क्या है, उनके प्रयोग के द्वारा हम अपने टाइम को बचा सकें, अर्थात समय की बचत कर सकें। अगला है उनके प्रयोग के द्वारा, अर्थात हम क्लासेज ऑफ चेंज के प्रयोग से अपने बॉडी की उष्मा को बचा सकें ताकि हमको थकान काफी लेट में आए, जल्दी हम कार्यों से थक ना जाए। अगला है धन की बचत, अर्थात धन के अपव्यय को भी हम बचा सकें, क्योंकि आपको पता है कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारे संसाधन हमारे घर में मौजूद हैं उनका अधिकतम उपयोग करते हुए अपने कार्यों को आसान बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य सरलीकरण का जो मुख्य बिंदु होगा वो समय की बचत होगा, धन की बचत होगा, इसके साथ साथ यह ऊर्जा की बचत भी करता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो उत्तम आंसर निकल करके आएगा वो कौन सा होगा बेटा, सभी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रभावशाली संचार में, ठीक, प्रभावशाली संचार में शामिल होना चाहिए, यानी कि जो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको शामिल करना चाहिए। ठीक है, आज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं किसे, पहले यही जान लेते हैं। ठीक बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, जब हम अपने बातों के द्वारा, ठीक है, जब हम अपने वार्तालाप के द्वारा जो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद है उसको प्रभावित कर सके, उसके विचारों में तनिक परिवर्तन कर सकें, तो ऐसे संचार को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव या प्रभावशाली संचार कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है
कि प्रभावशाली संचार में क्या कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो शामिल होने चाहिए। पहला आता है विषय केंद्रित, अर्थात जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट पर निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बातें अगर राजनीतिक की छिड़ी हुई है तो हम सामाजिक बातें ला करके वहाँ पर बातें करना शुरू कर दें, या अगर कोई नेशनल पहलू पे बातें हो रही हैं तो घरेलू बातें करना शुरू कर दें, तो ये कैसा होगा, वहाँ जो कम्युनिकेशन क्रिएट होगा वह सेंटर्ड नहीं रहेगा। ठीक है। अगला है पार्टिसिपेटरी अथवा भागीदारी। यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आपसे वार्तालाप कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है या आपसे संचार करने की कोशिश कर रहा है, तो जो फीडबैक देने वाला व्यक्ति है अर्थात जो हमारा रिसीवर है उसकी भागीदारी भी आवश्यक है। यदि वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यदि वह अपनी पूर्ण भागीदारी नहीं करेगा तो फीडबैक नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि जिस संचार में फीडबैक नहीं होता वह उत्तम संचार नहीं माना जाता। ठीक है। तो फीडबैक चाहिए तो क्या चाहिए बेटा, फीडबैक के होने के लिए हमें भागीदारी या पार्टिसिपेटरी का होना भी अति आवश्यक है। अगला है उपयुक्तता। उपयुक्तता का मतलब जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पर किसी भी प्रकार का बैरियर ना हो। बैरियर का मतलब क्या होता है मैडम, तो बैरियर वह सिचुएशंस होती हैं जो क्या करती है, हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है। संचार में क्या, संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो बैरियर्स में हमारा बेटा शोर आ जाएगा, उसको शोरगुल कहते हैं। ठीक। और क्या आ जाएगा, मौसम आ जाएगा। ठीक। और क्या आ जाएगा, और कह सकते हैं कि जो हमारा वेदर है, मौसम के साथ हमारा जो समय स्थिति है, समय स्थिति का मतलब जो रात्रि का समय है कि दिन का समय है, दोपहर का समय है, तो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जैसे शोरगुल, मौसम, समय स्थिति, ये क्या करते हैं, हमारे संचार को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भी देख लिया कि यदि प्रभावशाली संचार करना है किसी व्यक्ति को तो वह जो संचार होना चाहिए वह विषय केंद्रित होना चाहिए, उसमें दोनों की यानी जो सेंडर है प्लस जो रिसीवर है दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, तथा जो वह संचार क्रिएट हो रहा है, जो संचार बन रहा है वह उपयुक्त संचार होना चाहिए, उसके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन निकल करके आया बेटा वो सभी, यानी कि भागीदारी, विषय केंद्रितता और उपयुक्तता सभी सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू कॉलर को या नेहरू कॉलर के नाम से किस कॉलर को जाना जाता है। नेहरू कॉलर का तात्पर्य वह कॉलर जो आगे और पीछे से पूरी बंद, जैसे कि अभी आप विजुअल में देख पा रहे हो, हमने नेहरू कॉलर का कुर्ता पहन रखा है। ठीक है। तो लिखा है नेहरू कॉलर को और किस नाम से जाना जाता है, या नेहरू कॉलर के नाम से कौन सी ऐसी कॉलर है जिसे जाना जाता है। ठीक है बेटा। देखो नेहरू कॉलर को मैंडारिन कॉलर के नाम से जाना जाता है। ठीक बेटा। कौन सी कॉलर, तो कहेंगे नेहरू कॉलर को मैंडारिन कॉलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, नेहरू कॉलर भी कहा जाता है। ठीक। अभी देखो टर्टल नेक। टर्टल नेक किसे कहेंगे मैडम, देखो बेटा टर्टल नेक को आप लोगों ने देखा होगा हाई नेक। हाई नेक नेहरू कॉलर के जैसा ही होता है, बट जो नेहरू कॉलर यहाँ तक है हमारे गले में चारों तरफ बंधा हुआ रहता है, वो गले में 2 से 3 इंच ऊपर होता है। ठीक है। तो टर्टल नेक क्या है, तो कहेंगे हाई नेक, जिसे हमें साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं हाई नेक को टर्टल नेक कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। कैप कॉलर कौन सी होती है, कैप कॉलर में क्या होता है बेटा, कैप कॉलर जो हमारी होगी वो यहाँ से लेकर के पूरा ये एरिया जो हमारा गले का एरिया होता है उसे कवर अप करके रखती है, और कैप कॉलर का उपयोग ज्यादातर बच्चों के कपड़ों में किया जाता है। ठीक है। बच्चों के कपड़ों में किया जाता है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस प्रकार से नेहरू कॉलर का जो राइट ऑप्शन होगा वो मैंडारिन या मंदारिन कॉलर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्कल लाइनिंग कहाँ पाई जाती है। वोकल कैविटी आपको पता है, मैंने पढ़ाया था। वोकल कैविटी क्या होती है बेटा, तो हमारे मुखी मार्ग में, ठीक, हमारा जो पूरा वोकल एरिया होता है हमारे मुखी मार्ग में जो परतें पाई जाती हैं या जो लाइनिंग पाई जाती है, ठीक है,
ठीक है। तो जो हमारे मुखी मार्ग में यानी हमारे मुख में जो परत पाई जाए, जो लाइनिंग पाई जाए, वह क्या कहलाती है? बकल लाइनिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? बकल लाइनिंग कहलाती है, या उसे हम मुखीय परतें भी कह सकते हैं। ठीक, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बकल लाइनिंग कहाँ पाई जाती है? बकल लाइनिंग बेटा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बकल लाइनिंग हमारे मुखी मार्ग में पाई जाती है, या कह सकते हैं मुख में जो हमारी परतें पाई जाती हैं वो बकल लाइनिंग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबला योजना कब शुरू की गई? ठीक है, सबला योजना कब शुरू की गई? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2017, 2005, 2004 और 2011। आप सबको पता है कि जो सबला योजना है वो कब शुरू की गई था? कहेंगे 2011 में। ये योजना संबंधित किससे है? तो वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित यह योजना है, जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? 2011। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है कैल्शियम का पाचन बाधित होता है। अर्थात ऐसे कौन से बैरियर हैं जो हमारे बॉडी में या हमारे भोज्य पदार्थों में रहेंगे, तो हमारे द्वारा कंज्यूम किया गया जो भोजन होगा, इसमें कैल्शियम रिच फूड हमने खाया हो, तो वो क्या होगा? उसके अंदर पाया जाने वाला जो कैल्शियम होगा वो बाउंड हो जाएगा, यानी कि हमारे बॉडी में सरलता से पचेगा नहीं। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन पे। लिखा है पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन है फैट, तीसरा है लैक्टोज शर्करा, और अगला है सभी। ठीक है, आपको पता है जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम के अवशोषण में, ठीक है, अवशोषण में एवं कैल्शियम के पाचन में, ठीक, कैल्शियम के अवशोषण और कैल्शियम के पाचन में विटामिन डी क्या करता है? प्रतिभाग करता है। विटामिन डी की उपस्थिति में जो कैल्शियम का अवशोषण और पाचन होता है वो दोनों तीव्र हो जाते हैं। आपको पता है जो हमारा विटामिन डी जो हमारा होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक, तो यदि हमारे शरीर में वसा की कमी होगी तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी होने के कारण क्या होगा? हमारे शरीर में जो कैल्शियम होगा उसका पूर्ण पाचन और अवशोषण नहीं होगा। अगला है लैक्टोज शर्करा। लैक्टोज शुगर जिसे हम कहते हैं, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। तो हम आपको बता दें जो हमारी लैक्टोज शर्करा होती है वो क्या करती है? कैल्शियम के पाचन को सरल बना देती है। ठीक है, तो लैक्टोज शर्करा की उपस्थिति में जो कैल्शियम का पाचन होता है वो अति शीघ्रता के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा या राइट आंसर है बेटा वो सभी है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है साधारण नमक में सोडियम और क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, जो प्रतिदिन के आहार में जिस नमक को ग्रहण करते हैं, ठीक है, इसको हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कहेंगे मैडम टेबल सॉल्ट कहा जाता है। ठीक, तो साधारण नमक या टेबल सॉल्ट में जो सोडियम और क्लोराइड का प्रतिशत होता है वो कितना हो रहा है? ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले किसकी बात की गई है ना? पहले सोडियम पूछा गया है या पहले क्लोराइड पूछा गया है? इस चीज को आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या है बेटा? पहले सोडियम है, उसके बाद क्लोराइड पूछा गया है। ठीक, तो साधारण नमक में जो सोडियम और क्लोराइड का प्रतिशत होता है मिक्सअप करने का वो कितना होता है? पहले सोडियम 60% रहेगा और क्लोराइड 40% रहेगा। ऐसा नमक जो होता है वो 60 to 40% का जो रेशियो होगा बेटा वो कैसा होगा? उसे हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, उसे हम टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारे डेली रूटीन के भोजन में डाला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बेटा? 60 to 40% का रेशियो जो होगा वो साधारण नमक का रेशियो माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेलमिंथक समूह के उपजीवी या परजीवी कौन कौन से हैं?
यानी कि ऐसे इसमें से कौन कौन से परजीवी हैं जो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो कहेंगे हेलमिंथक समूह से रिलेट करने वाले उपजीवी या परजीवी कौन कौन से हैं। ठीक, पहले हम जानते हैं कि उपजीवी किसे कहते हैं। उपजीवी सॉरी किसे कहते हैं, तो उपजीवी को परजीवी भी कहा जाता है। परजीवी का तात्पर्य क्या है मैडम, तो परजीवी का तात्पर्य होता है बच्चों कि वह सूक्ष्मजीवी जो किसी दूसरे के शरीर पर, है ना, किसी दूसरे के शरीर से पोषण लेते हो, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि हेलमिंथिक समूह के परजीवी कौन कौन से होते हैं। पहला है राउंड वार्म, दूसरा है टेप वार्म, तीसरा है हुक वार्म और चौथा है सभी। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जो हमारे हेलमिंथिक समूह के परजीवी होते हैं या उपजीवी होते हैं वो हुक वार्म भी है, राउंड वार्म भी है, टेप वार्म भी है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस समूह में जितने भी उपजीवियों का नाम दिया गया है सभी किससे बिलोंग करते हैं, सभी हेलमिंथिक समूह से बिलोंग करने वाले उपजीवी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सभी, यानी कि चारों के चारों। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, यानी कि डायरिया कंट्रोलिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया। ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किया गया है कि डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। ठीक, देखिए जब बालकों की डायरिया के कारण मृत्यु दर बढ़ गई, है ना, आपको पता है रोटा वायरस। ठीक, रोटा वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो बच्चे छोटे होते हैं उनमें डायरिया का कारण बनता है, जिस कारण क्या हुई, बालकों के मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई। ठीक है, ठीक, बालकों के मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखी गई। तो डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया बेटा वो कब किया गया, भारत सरकार के द्वारा डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया। किस लिए किया गया, तो हम कहेंगे रोटा वायरस को रोकने के लिए। क्यों, क्योंकि रोटा वायरस क्या करता है, बालकों के शरीर से पानी की मात्रा को निकाल देता है, जिससे क्या होता है, बालक के शरीर में पानी की कमी हो जाती है बालक की कोशिकाओं में, और बालक की शरीर में जब पानी की कमी अधिकतम बढ़ जाती है तो उससे उसकी डेथ होने लगी, जिससे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1975 में डायरिया कंट्रोलिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कितनी जलहानि डेथ का कारण बन सकती है। ठीक है, जलहानि का तात्पर्य देखो, ये क्वेश्चन जो बेटा दोनों क्वेश्चन था एक ही टॉपिक से रिलेट करता है। ठीक है, कितनी जलहानि का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को डायरिया होगा तो उसकी बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है वह वाटर लॉस की कितनी मात्रा यदि शरीर से बाहर निकल जाए तो मनुष्य की डेथ हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है 50%, तीसरा है 80% और जो चौथा है वो 15%। ठीक है, तो हम आपको बता दें यदि हमारे शरीर से कितना, यदि हमारे बॉडी से, हमारे कोशिकाओं से, सेल से बेटा 15% वाटर लॉस हो गया, कितना कहेंगे मैडम, 15% वाटर लॉस हो गया, तो इतना जान लीजिए उस व्यक्ति का जो है जीवन संकट में है। जीवन कैसा बेटा, कहेंगे मैडम जीवन संकट में है, अर्थात यदि उसका तत्काल इलाज या तत्काल निदान नहीं किया तो वह उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर से 15% जलहानि हो जाए तो वह उससे क्या होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, तो इसका 15% उसका जो आंसर है वो राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है सोयाबीन में वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, सोयाबीन क्या है, पहले इस बात पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सोयाबीन क्या है, सोयाबीन वह अनाज
वसा की कितनी मात्रा पाई जाती है। सबसे पहले बता दें वसा की मात्रा को मेजर कैसे किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब कभी भी किसी खाद्य पदार्थों की मात्रा को पूछा जाता है तो हमेशा 100 ग्राम की मात्रा को रखा जाता है। ठीक है, 100 ग्राम में कितनी मात्रा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है 100 ग्राम में सोयाबीन के में वसा की कितनी मात्रा होती है। तो हम आपको बता दें कि जो सोयाबीन होती है उसके 100 ग्राम में वसा की मात्रा 10 से 15% तक पाई जाती है। ठीक है, 10 से 15% जो वसा होगी, जो फैट होगा, ठीक, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल के रूप में होगा वो किसमें पाया जाएगा, कहेंगे वो पाया जाएगा हमारे सोयाबीन के बीजों में। ठीक है, तो 10 से 15% जो वसा की मात्रा होती है वो कहाँ पाई जाती है, सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ठीक। अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी हो बेटा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक, अभी समय अभाव होने के कारण हम आपको प्रश्नों की उतनी श्रृंखला नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितनी आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट हो, लेकिन आगामी कुछ दिनों के बाद हम आपको ढेर सारे क्वेश्चनों की श्रृंखला प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिक क्वेश्चनों से जो है, यदि आपको इसी प्रकार से क्वेश्चनों की आवश्यकता है जो अच्छे हों और आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो सके, तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।